नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाएं हैं। पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था रॉबिन्स की परिभाषा क्या, उसके तत्व क्या हैं और उसकी विशेषताएँ। और इस वीडियो में हम लोग रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाएँ देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली आलोचना है, प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में अधिकांश गुण हैं किंतु कुछ कमियां भी, जिनके कारण इसकी आलोचना की जाती है। कुछ आलोचना निम्नलिखित है। पहली आलोचना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का आवश्यकता से अधिक व्यापक होना। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को इतना अधिक व्यापक बना दिया है कि उसके अंतर्गत लगभग सभी सामाजिक विषय आ जाते हैं। क्षेत्र के अधिक व्यापक हो जाने से अर्थशास्त्र एक अव्यवस्थित विज्ञान बन गया है। और दूसरी आलोचना है, कल्याणवादी धारणा को जो का तो स्वीकार कर लेना। आलोचकों का कहना है कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक में मार्शल के आर्थिक कल्याण की तो कटु आलोचना की है, परंतु स्वयं वे उपभोक्ता से सीमित साधनों व असीमित आवश्यकताओं के बीच ऐसा आचरण करने की बात करते हैं जिससे उसे अधिकतम लाभ या कल्याण प्राप्त हो सके। इस प्रकार प्रोफेसर रॉबिन्स भी मार्शल के ही समान कल्याण को जो का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। यह विचार दोषपूर्ण है। अब दूसरी आलोचना है, उद्देश्यों के बीच में तटस्थ होना। प्रोफेसर रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध साधनों से है, उद्देश्य उसके क्षेत्र से बाहर है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उन उद्देश्यों का निर्धारण जिनके लिए सीमित साधनों का प्रयोग किया जाएगा किस प्रकार से होगा। यदि हमें उद्देश्यों की सही जानकारी नहीं है और ना ही हम उद्देश्यों का सही निर्धारण कर पा रहे हैं तो हमें सीमित साधनों का उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः प्रोफेसर रॉबिन्स का उद्देश्यों के बीच तटस्थता वाला दृष्टिकोण गलत है। और इनकी परिभाषा की चौथी आलोचना है, साधन और साध्यों के बीच अंतर स्पष्ट न होना। प्रोफेसर रॉबिन्स ने साधन और साध्य के बीच जो भेद किया है वह स्पष्ट नहीं है। इन दोनों के बीच भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि आज जो साध्य है वह कल साधन हो सकता। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी इंजीनियर बनता, विद्यार्थी का उद्देश्य इंजीनियर बनना, वह इंजीनियर बनकर आय प्राप्त करने लग जाता है, तब उसकी उपाधि उद्देश्य का अपना आपकी अपेक्षा साधन बन जाती। इस प्रकार उद्देश्य तथा साधन के बीच स्थायी भेद नहीं किया जा सकता। और पांचवी आलोचना है, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना अनुचित है। आलोचकों का कहना है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानकर बड़ी भारी भूल की है, क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान लेते हैं तब यह केवल सिद्धांत बनाने वाली मशीन रह जाता है। हम अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार के अध्ययन का अंग मान चुके हैं। अतः अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं को हल करने वाला शास्त्र होना चाहिए, ना कि उससे तटस्थ रहना चाहिए। छठी आलोचना, मानव के व्यवहार को अत्यधिक वेगशील मानना गलत है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक वेगशील प्राणी मान लिया था। उनके अनुसार उपभोक्ता हमेशा सोच विचार कर व्यय करता है। अपने साधनों को कम महत्व की आवश्यकताओं की तुलना में अधिक महत्व की आवश्यकताओं पर व्यय करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अधिकांश अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स की इस धारणा से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि व्यक्ति उतना विकसित प्राणी नहीं जितना प्रोफेसर रॉबिन्स समझते हैं, क्योंकि उपभोग करते समय व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित रहता है। परिणामस्वरूप कभी कभी वह महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बजाय कम महत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। सातवीं आलोचना, अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समकक्ष
समझना गलत है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान समझते हुए इसके नियमों तथा सिद्धांतों की तुलना प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से की। आलोचकों का कहना है कि अर्थशास्त्र मानवीय विज्ञान है, न कि प्राकृतिक। और 8वीं आलोचना है आर्थिक समस्या का प्रादुर्भाव दुर्लभता से नहीं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभता के कारण ही आर्थिक समस्या जन्म लेती है, परंतु आलोचकों का कहना है कि आर्थिक समस्या दुर्लभता या सीमितता के कारण नहीं बल्कि प्रचुरता के कारण भी जन्म लेती है। उदाहरण के लिए 1930 की विश्वव्यापी मंदी के समय आर्थिक समस्या सीमितता या दुर्लभता से न उत्पन्न होकर के वस्तुओं की प्रचुरता के कारण उत्पन्न हुई थी। जीवन में व्यक्ति को अनेक स्थलों पर प्रचुरता के कारण भी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ये तो आज हम लोगों ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा पढ़ लिया। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।